हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पर पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 और 2 की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। ये पीवाईक्यूज यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो यदि आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत मदद करेंगे पीवाईक्यूज। साथ ही साथ यदि आप एमसीक्यू 20 पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये मदद करेगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आपका सीयूटी यूजी पीजी का एग्जाम्स हो गए, पीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको मदद करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑरेंज रिवॉल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद। जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था आपके यूक्रेन में 2003 और 4 में। तो आज आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा यूक्रेन होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिवॉल्यूशंस और कहाँ हुए थे, किस वर्ष हुए थे उनको। येलो रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो फिलीपींस में हुआ था, 1986 में हुआ था। रोज रिवॉल्यूशन जो हुआ था ये जॉर्जिया में हुआ था, 2003 में इसको किया गया था। ऑरेंज जो रिवॉल्यूशन है ये आपके यूक्रेन में हुआ था, ये 2004 में हुआ था। इसके अलावा कुछ और रिवॉल्यूशन है जैसे ट्यूलिप रिवॉल्यूशन, ये आपका किर्गिस्तान में हुआ था 2005 में। शेदार रिवॉल्यूशन ये आपका लेबनान में हुआ था, 2005 में हुआ था ये। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये ईरान में हुआ था, ये 2009 में हुआ था। एंड अरब स्प्रिंग ये हुआ था आपका 2010 से 2012 के बीच, जिसमें जो ट्यूनीशिया से शुरू होता है, जो अरब के कंट्रीज हैं वहाँ जो अथॉरिटेरियन रिजीम थी उनको हटाने के लिए किया गया था, जैसे इजिप्ट, लीबिया, यमन, सीरिया, इन कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है उससे मैच कराना है। तो पहला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग में है, ट्रू है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय लंदन में है, नहीं, गलत है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय रोम में है हेडक्वार्टर, ट्रू है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, एजेंसी जो है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी गलत है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा एएनसी होगा। तो आइए हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए और सी। ऑर्गेनाइजेशन और उसके लोकेशंस देखते हैं। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो हेडक्वार्टर है या लोकेशन है वो हेग में है, ये नीदरलैंड में है हेग। फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ है इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम, इटली में है इसका हेडक्वार्टर। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज ए नॉट मेंबर ऑफ विच मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम। तो जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो इंडिया जो है तो एनएसजी का जो है तो सदस्य मेंबर नहीं है, एनएसजी ना न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। तो हम लोग इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो है तो मेंबर नहीं है इंडिया, ये नॉट मेंबर ऑफ एनएसजी। एनएसजी क्या है? एनएसजी इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट है एग्रीड टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। जो न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने के लिए एनएसजी ग्रुप बनाया गया है। इंडिया एनएसजी ग्रुप का मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंडिया है वो नॉन सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, यानी एनपीटी में इंडिया ने साइन नहीं किया है। एनपीटी क्या है? एनपीटी इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रोकने का काम करती है, जो न्यूक्लियर वीपन है उसके फैलाव को रोकने का काम करती है, उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करने का काम करती है। इंडिया ने एनपीटी में सिग्नेचर इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया का जो मानना है ये जो एनपीटी ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी भेदभाव मूलक है, और ये जो है तो सही से एड्रेस नहीं करती सिक्योरिटी कंसर्न जो नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स हैं, यानी जिनके पास न्यूक्लियर वीपन नहीं है, जिन स्टेट्स के पास, उनके सिक्योरिटी को ये सही तरीके से एड्रेस नहीं करती, इसलिए इंडिया ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है। अदर जो ऑप्शंस दिए हुए थे मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम, इंडिया उनका मेंबर है, तो जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम एमटीसीआर है, वासेनार अरेंजमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन तीनों का मेंबर इंडिया है। एमटीसीआर क्या है? एमटीसीआर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसके एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने का काम करती है। वासेनार अरेंजमेंट क्या है? वासेनार अरेंजमेंट भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये
जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं और डुअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजी हैं, इनके एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ये जो है तो जो केमिकल और बायोलॉजिकल वीपन है रिलेटेड जो मटेरियल है, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया इन तीनों मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का मेंबर है, और इससे यह दिखाई देता है, ये डिमोन्स्ट्रेट होता है कि इंडिया इज कमिटेड टू नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म्स कंट्रोल। यानी इंडिया चाहता है कि आर्म्स जो रेस है वो रुके और उसके जो नॉन प्रोलिफरेशन है वो हो। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इशू रिलेटेड टू न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो न्यू रियलिस्ट थ्योरी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की है, उससे कौन सा स्टेटमेंट नहीं सेटिस्फाई करता, यानी कौन सा इनकरेक्ट है? तो न्यू रियलिस्ट थ्योरी में एक्टर रिएक्ट इन एनार्किक इन्वायरमेंट ट्रू है। स्ट्रक्चर इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर बिहेवियर, ये भी न्यू रियलिस्ट थ्योरी में आते हैं। स्टेट आर ऑलवेज इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। डिस्ट्रेस एंड फियर एमंग एक्टर्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सिक्योरिटी डायलामा, ये भी ट्रू है। तो हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो स्टेट और थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा जो न्यू रियलिस्ट या स्ट्रक्चरल रियलिस्ट से संबंधित नहीं है। तो न्यू रियलिस्ट थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है, डज नॉट ये नहीं कहती कि जो मोनोपोली ऑफ कैपिटलिज्म है उसमें इंगेज करती है। न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन्फेसिस ऑन द रोल ऑफ एनार्की, वो कहती है कि जो इनार्की है वो जो तो स्टेट के बिहेवियर को शेव करता है। साथ ही कहता है कि जो न्यूरलिस्ट थ्योरी इनका आर्ग्यू कर रहा है कि स्टेट एग्जिस्ट इन इनार्किकल इन्वायरमेंट। इनार्किकल इन्वायरमेंट यानी कोई ऐसी हायर अथॉरिटी नहीं है जो रूल्स को इन्फोर्स कर सके या जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके। और जो लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है, ये सेंट्रल अथॉरिटी की कमी के कारण क्या रहता है, इनमें हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा कंट्रीज के बीच बना रहता है। स्टेट मस्ट कॉन्स्टेंटली बी ऑन गार्ड अगेंस्ट ईच अदर इवन इफ दे हैव नो इंटेंशन ऑफ अटैकिंग, यानी कि अपने को हमेशा सुरक्षित करने की कोशिश स्टेट्स करते हैं। न्यूरलिस्ट जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक सिस्टम को एड्रेस नहीं करती, जबकि जो अदर इंगेजिंग थ्योरी है वो अपने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इन कम्युनिज्म इनमें बिहेव करती है, इनमें पार्टिसिपेट करती है। फिर है द की जो फैक्टर है, द स्टेट एग्जिस्ट इन इनार्किकल इन्वायरमेंट, यानी जो न्यू रियलिस्ट थ्योरी का की फैक्टर है वो कहता है कि जो स्टेट्स होते हैं वो इनार्किकल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और इसीलिए हमेशा वो जो है तो कंसर्न रहते हैं अपने सिक्योरिटी के प्रति। अदर थ्री ऑप्शंस जो हैं वो कोर इशू है न्यू रियलिस्ट थ्योरी के, यानी कि एक्टर्स रिएक्ट इन एनार्कल इन्वायरमेंट, न्यू रियलिस्ट का मानना है। स्ट्रक्चर इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर्स बिहेवियर, ये भी मानते हैं कि जो संरचना होती है वो किसी भी एक्टर्स के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। साथ ही साथ तीसरा जो इसका कोर इशू है कि डिस्ट्रस और फियर होता है इन जो स्टेट्स के बीच होते हैं, जिसकी वजह से इनमें सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा फीचर नहीं है? तो अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट जो होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर नहीं है। बाकी जो तीनों दिए हुए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर हैं। तो आइए देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट ये जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट इस प्रकार का होता है, किया जाता है कि जिसमें प्रेजेंट जनरेशंस की नीड के साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड है उसको भी ध्यान में रखकर किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि बैलेंस डेवलपमेंट करना, जो डेवलपमेंट हो वो बैलेंस हो और जो नीड है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की दोनों को ध्यान में रखकर किया जाए। जबकि जो अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट होता है वो नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जो है तो अकाउंट में नहीं लेता, उसको ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता। अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट की क्या होता है, अनरिस्ट्रेन्ड जो डेवलपमेंट है उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, रिसोर्स का डिप्लेशन होता है, सोशल इनइक्वलिटीज बढ़ती है। इस कारण जो क्योंकि ये जो तो फ्यूचर जनरेशंस को जो है तो ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता और फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रॉब्लम होता है अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेशनल इक्विटी, यानी जो जनरेशन की इक्विटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करने की बात करता है।
साथ ही साथ ये मीट करता है प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी नीड्स को तो ध्यान में रखता ही है, साथ साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करता फ्यूचर्स की जनरेशंस की नीड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर गिवन इन द यूनाइटेड चार्टर फॉर प्रिजर्वेशन फॉर द पीस। तो इनमें प्रिजर्वेशन फॉर पीस के लिए यूनाइटेड चार्टर में जो दिए गए हैं कौन से फीचर्स है सही। पहला, पीस मेकिंग प्रोसेसर प्रोसीजर इज गिवन इन चैप्टर 6 फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, चैप्टर 6 में ही दिया गया है पीस मेकिंग जो प्रोसीजर है। चैप्टर 8 डील्स विथ पीस कीपिंग एक्टिविटीज, ये ट्रू नहीं है क्योंकि चैप्टर 7 में ही इसके बारे में बात की गई है, पीस 6 के चैप्टर 6 में बात की गई है। पीस इन्फोर्समेंट इज ए गिवन इन चैप्टर 7 फॉर कोर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये भी ट्रू है क्योंकि पीस इन्फोर्समेंट चैप्टर 7 में दिया हुआ है। फिर चैप्टर 9 डील विथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड सी होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर है एंड सी है। आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ए एंड सी है। तो यूनियन चार्टर जो है तो पीस मेकिंग के लिए कई सारे तरीके बताता है, जिसमें पहले पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस इन्फोर्सिंग है। तो पीस मेकिंग क्या होता है, पीस मेकिंग है दिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट पीसफुली, यानी स्टेट्स के बीच शांतिपूर्ण तरीके से जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये चैप्टर 6 में यूएन चार्टर के दिया गया है पीस मेकिंग तरीके, जैसे निगोसिएशन करना है, मेडिएशन करना है, कंसिलिएशन करना है, आर्बिट्रेशन, इन तरीकों से पीस मेकिंग का कार्य किया जाता है। पीस मेकिंग क्या है, पीस मेकिंग जो है तो यूएन जो है तो डिप्लॉय करता है कुछ अपने ट्रूप्स को जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन होते हैं, ताकि वो मॉनिटर कर सके सीज फायर को, पीस को कीप द पीस, वहाँ शांति बनाए रखे, और हेल्प टू इम्प्लीमेंट द पीस एग्रीमेंट, जो पीस एग्रीमेंट होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करने का काम करता है। और ये चैप्टर 7 में यूएन चार्टर के दिए गए हैं। यूएन चार्टर का जो चैप्टर 7 है उसमें अथराइज करता है सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो पीस कीपिंग ऑपरेशन किसी भी क्षेत्र में कर सके। पीस इन्फोर्समेंट क्या होता है, पीस इन्फोर्समेंट है ये मिलिट्री फोर्स का यूज किया जाता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो मिलिट्री फोर्स का यूज करके किसी भी स्थान पे पीस को रिस्टोर या मेंटेन किया जाता है। ये चैप्टर 7 में दिया गया है यूएन चार्टर के। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल को अथोराइज किया जाता है कि फोर्स के द्वारा मेंटेन या रिस्टोर करें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। जो चैप्टर 8 है यूएन चार्टर का वो डील करता है रीजनल अरेंजमेंट से फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, यानी इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल अरेंजमेंट की बात, रीजनल अरेंजमेंट की बात करता है चैप्टर 8। चैप्टर 9 का जो यूएन चार्टर का जो चैप्टर 9 है वो डील करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन से, यानी दिस कोऑपरेशन कैन बी सीन एज इसेंशियल फॉर प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, और ये पीस और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है जो इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 3 का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आगे आने वाली इस तरह की वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।